ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 161। इवान बर्फ की जंजीर का उपयोग करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह तुरंत ऊपर नहीं गया, बल्कि उसने अपने बाएं हाथ से पहाड़ के किनारे को पकड़ा जो अभी भी ठीक था और पहले वहां की स्थिति को देखा। उसने बर्फ की जंजीर का उपयोग करना बंद कर दिया और अपने शरीर को अपने बाएं हाथ से सहारा दिया ताकि वह अपना मान वापस पा सके। इस पूरे समय बर्फ की जंजीर का उपयोग करने के बाद वह एक बार फिर लगभग मान से बाहर हो गया था। इवान ने पहाड़ की चोटी पर झांका लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। झांकने पर उसे केवल एक ही चीज महसूस हुई, वह थी ठंडी हवा जो बह रही थी। क्या वे सभी पहले ही चले गए? इवान ने सोचा जब उसने वहां किसी को नहीं देखा। उसने रैंकिंग खोली और वैलेरी के अंक देखकर दंग रह गया। इसके अलावा ग्लोरिया रैंकिंग से बाहर हो गई और वहां केवल एमी बची थी जिसके पास केवल 2700 अंक थे और वह अब 7वें स्थान पर थी। उसने ये भी देखा कि लियोन अभी भी जीवित था लेकिन उसके अंक वही थे। उसे अभी भी वह जला हुआ शरीर याद है जो पहले नीचे गिर रहा था, और उस शरीर को कितनी बुरी तरह से जला हुआ देखकर वह अनुमान लगा सकता है कि यह लियोन ने किया था, लेकिन उसने उस गिरते हुए शरीर को एक साधारण किक देकर अपने अंक चुरा लिए। लगता है कि वैलेरी ने ग्लोरिया के साथ उस कृपाण दांतेदार बाघ को मार डाला, इवान ने रैंकिंग देखने के बाद सोचा। क्या वह उन्हें खत्म करने के बाद चली गई? इवान ने एक बार फिर ध्यान से देखा लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसने अपने बाएं हाथ का उपयोग करके अपने शरीर को सहारा दिया और लगभग 15 मिनट तक पहाड़ के किनारे पर छिपा रहा। 15 मिनट के बाद जब उसने अपना कुछ मैना वापस पा लिया तो उसने खुद को ऊपर खींच लिया और तुरंत वहां से दूर जाने के लिए शैडो वॉक कौशल का उपयोग किया। यहाँ हवा इतनी ठंडी क्यों है? इवान ने एक भान उठाई जब उसने महसूस किया कि पहाड़ की चोटी पहले की तुलना में बहुत ठंडी थी। जल्द ही उसने देखा कि एक क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और उसकी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आई थीं। आखिर यहाँ क्या हुआ? इवान ने बर्फ से ढके उस बड़े क्षेत्र को देखते हुए सोचा। वह बेहतर तरीके से देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और जब उसने देखा कि बर्फ से ढका क्षेत्र लगभग 300 मीटर की दूरी पर था तो वह और भी अधिक दंग रह गया। आखिर उस दिमागी रूप से मृत महिला ने किस तरह का कौशल इस्तेमाल किया? इवान ये देखकर अंदर से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह वैलेरी ही थी जिसने ऐसा किया, क्योंकि वह अकेली थी जो अपनी लड़ाई के दौरान बर्फ तत्व का इस्तेमाल कर रही थी। क्या उसने कालोस के खिलाफ लड़ते समय इस्तेमाल किए गए कौशल का इस्तेमाल किया था? इवान ने सोचा लेकिन उसने उस विचार को नकार दिया। अगर उसके पास इस तरह का कौशल होता तो वह उस समय कालोस के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती। क्रैक! अचानक इवान ने बर्फ के टूटने की आवाज़ सुनी और उस दिशा में देखा। जब इवान ने ध्यान से देखा तो उसने एमी को देखा जो बर्फ में फंसी हुई थी और बर्फ धीरे धीरे टूट रही थी। वह अभी भी जीवित है, ये देखकर इवान की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह तुरंत वहां नहीं गया। उसने पहले अपने आसपास ध्यान से देखा कि क्या वैलेरी अभी भी वहां है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखा तो इवान शैडो वॉक का इस्तेमाल करते हुए उसकी ओर बढ़ा। चलते समय उसने देखा कि एमी के बगल में एक और बर्फ की आकृति की मूर्ति थी, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। ये वही बर्फ का टुकड़ा होगा जिसमें ग्लोरिया फंसी हुई थी। उसके खत्म होने के बाद उसका शरीर गायब हो गया, इवान ने सोचा, और एमी की मूर्ति से 5 मीटर दूर रुक गया। जिस बर्फ के टुकड़े में वह फंसी हुई थी उसमें दरारें भरी हुई थीं और टूटने के कगार पर थी। वह अभी भी अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए शैडो वॉक का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसके आज़ाद होने के बाद वह उसे पहचान न सके। जब वह उसके पास आया तो उसे बर्फ के टुकड़े से कुछ अजीब सी ध्वनि कंपन आती हुई महसूस हुई। क्या वह बर्फ तोड़ने के लिए ध्वनि कंपन का इस्तेमाल कर रही है? इवान ने कंपन महसूस करते हुए सोचा, और जब उसने बर्फ को करीब से देखा तो उसने देखा कि कंपन के कारण दरारें चौड़ी होती जा रही थीं। इससे पहले जब एमी ने देखा कि जमी हुई दुनिया फैल रही है तो उसने खुद को एक कंपन ध्वनि अवरोधक से ढक लिया, जिससे ठंड उसके शरीर पर आक्रमण नहीं कर पाए और वह बाहर से जम गई। वह ग्लोरिया की भी मदद करना चाहती थी, लेकिन जमी हुई दुनिया बहुत तेज थी और उसे जमने से पहले उसे ढकने का मौका नहीं मिला। बर्फ के अंदर फंसने के बाद वह ग्लोरिया की मदद नहीं कर पाए और वह जल्द ही जमकर मर गई। उच्च सुरक्षा वाले कृपाण दांतेदार बाघ के विपरीत ग्लोरिया के पास बर्फ के अंदर फंसने पर कोई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए भले ही वह घायल नहीं हुई थी फिर भी वह जमकर मर गई। कुछ समय बाद बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से दरारों से भर गया और उसके चारों ओर ध्वनि कंपन तेज हो गई। इवान शैडो वॉक का उपयोग करते हुए अपनी तलवार पकड़े हुए था और एमी के ठीक पीछे था जो बाहर आने वाली थी। वह जानता था कि बाहर आने के बाद एमी बर्फ में फंसने के कारण कमजोर अवस्था में होगी और उसे खत्म करने में कोई समस्या नहीं होगी। क्रैक क्रैक क्रैक! हफ! एक चटकने वाली आवाज के साथ बर्फ का टुकड़ा आखिरकार टूट गया और एमी ने बाहर आने के बाद एक गहरी सांस ली।
काटने वाली ठंड के कारण उसका शरीर कांप रहा था और उसका शरीर अकड़ गया था। वह शापित महिला कैसीसा कंडस्को स्विश। डिजिटल भूत यहाँ मौत की डिलीवरी के लिए है। एमी वैलेरी को कोसना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, उसने एक अजीब वाक्य सुना और एक तेज तलवार की रोशनी को अपनी गर्दन से गुजरते हुए महसूस किया। डिजिटल भूत डिलीवरी, एमी ने सोचा, इससे पहले कि उसकी दृष्टि काली हो जाए। जोड़ 2700 अंक। इवान ने अपने द्वारा प्राप्त अंकों को देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। एमी को खत्म करने के बाद वह कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? इवान ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए बुदबुदाया। उसने अपनी हालत को देखा और उसे यकीन था कि अगर वह अपने वर्तमान में अन्य छात्रों के खिलाफ लड़ाई करने का फैसला करता है तो यह उसके लिए खतरनाक होगा। उसके पास खुद को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ छात्रों का सामना करता है तो ये परेशानी भरा होगा। मेरे पास पहले से ही पर्याप्त अंक हैं। परीक्षा में सिर्फ 23 छात्र बचे हैं। वैलेरी और अन्य के लिए एक दूसरे से भिड़ना मुश्किल होगा। मुझे बस एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए और बाकी समय वहीं रहना चाहिए। अगर मैं प्रथम स्थान नहीं भी प्राप्त कर पाया तो भी दूसरा स्थान पक्का है। इवान ने बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। रैंकिंग को देखते हुए उसे यकीन था कि सिर्फ वैलेरी के पास ही उससे आगे निकलने का मौका है। अन्य छात्र उससे आगे नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उसकी बढ़त बहुत ज्यादा है। इवान एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ अपने सामने आए टाइमर को देख रहा था। रात के 12:59, 58, 57, 56। आखिरकार यह खत्म होने वाला है। इवान ने अपने शरीर को खींचते हुए कहा। परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। एमी को हराने के बाद वह पहाड़ से चला गया और इस पूरे समय छिपा रहा। सुबह हो चुकी थी और परीक्षा खत्म होने वाली थी। उसने रैंकिंग देखी और मुस्कुराया। 1 इवान 21,512। 2 वैलेरी और फिन 19,480। 3 लियोन और सैली 12,987। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, लियोन और वैलेरी दोनों ही बहुत ज्यादा अंक नहीं जुटा पाए। कल रात छात्रों की संख्या देखकर उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। परीक्षा का क्षेत्र काफी बड़ा था और कम संख्या के कारण उनके लिए अन्य छात्रों से मिलना मुश्किल था। अब मुझे बस यही उम्मीद है कि मैं ऑल हंटर अकादमी टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाऊंगा और अकादमी से अच्छा इनाम पाऊंगा, इवान ने बुदबुदाया, इससे पहले कि उसका शरीर गायब होने लगे। परीक्षा में अभी भी मौजूद अन्य छात्र भी समय समाप्त होने के बाद गायब होने लगे। इवान ने अपनी आंखें खोली और वीआर कैप्सूल से बाहर आ गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि बहुत से वीआर कैप्सूल पहले से ही खुले हुए थे। वे उन छात्रों के कैप्सूल थे जिन्हें पहले बाहर कर दिया गया था। इवान ने देखा कि उसके पास ही एक कैप्सूल खुला था और उसमें से वैलेरी बाहर आ गई। वैलेरी को देखने के बाद इवान ने उसे एक मजाकिया मुस्कान दिखाए। उसे अभी भी याद है कि कैसे उसके बर्फ के भाले ने उसके कंधे में छेद कर दिया था। इवान की मजाकिया मुस्कान देखकर वैलेरी की आंखें फड़क उठीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अचानक इवान को लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो उसने देखा कि लियोन उसे ठंडी निगाहों से देख रहा है। उसकी ठंडी निगाह देखकर इवान ने बस जम्हाई ली और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। बेस्टेड, अगर मुझे सिल्वर स्टार गिल्ड से निमंत्रण नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा, लियोन ने सोचा और अपने दांत पीसते हुए जब उसने देखा कि इवान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है। इवान ने कोल और एलेना को भी देखा जो अभी भी कमरे में मौजूद थे। जल्द ही कमरे का दरवाज़ा खुला और पहले से बाहर किए गए छात्र कमरे में दाखिल हुए। तुम कैसे बच गए? जब छात्र अंदर दाखिल हो रहे थे, वैलेरी उसके पास आए और अपने चेहरे पर उत्सुक भाव के साथ पूछा। मेरे पास एक ऐसा हुनर है जो मरने के बाद मुझे भूत में बदल सकता है। इसलिए मरने के बाद मैं एक डिजिटल भूत में बदल गया। फिर मैंने एक छात्र की तलाश की, उसकी डिजिटल आत्मा को मार डाला, उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अब मैं यहाँ हूँ, इवान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। जैसे कि, वैलेरी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस पर विश्वास करना चाहती हो या नहीं, इवान ने इस बात की परवाह किए बिना कहा कि वह क्या सोच रही थी। बदमाश, अचानक एक महिला छात्रा उससे कुछ मीटर दूर रुकी और बोली। इवान हैरान रह गया और उसने उस छात्र की तरफ देखा जो उसे सावधानी से देख रहा था। वैलेरी ने भी उस महिला छात्रा की तरफ देखा और आश्चर्य से पूछा कि वह इवान को क्यों कोस रही थी। तुम आत्महत्या करने वाली लड़की हो, इवान ने लड़की को देखकर आश्चर्यचकित भाव से कहा। आत्महत्या करने वाली लड़की? वैलेरी और एनी दोनों ही चौंक गईं और एक साथ बोलीं। अचानक एनी को एहसास हुआ कि इवान ने उसे आत्महत्या करने वाली लड़की क्यों कहा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तुम ऐसी अभद्र हरकतें कर रही थी कि मेरे पास अपना गला काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, ऐसा है, इवान ने अपनी छोटी उंगली से अपना कान साफ करते हुए कहा। ये देखकर कि इवान उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, वह और भी क्रोधित हो गई। तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए शर्म नहीं आती?
एनी ने इवान पर हमला न करने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। जल्द ही लिली और नोरा, जो पहले एनी की टीम में थीं, वे भी वहां आ गईं। वे भी इवान को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई आत्महत्या करने वाला हो। शर्मिंदा, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे शर्म क्यों आएगी? जब मैंने तुम लोगों को बाहर किया तो मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। तुम्हारी टीम में तुम समेत 7 लोग थे और फिर भी तुम्हारी पूरी टीम को मैंने बाहर कर दिया, जो कि सिर्फ एक डी जोड़ रैंक का शिकारी है। शर्मिंदगी तुम्हें होनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम्हारे बाहर होने के बाद बहाने बनाने की कोशिश कर रहे कूड़े के ढेर, इवान ने एनी की बात सुनने के बाद मजाकिया लहजे में कहा। ईमानदारी से, इवान की राय में उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने बस अपने कौशल का उपयोग करके उन्हें बाहर करने का सबसे अच्छा तरीका चुना। अगर वे उसके सामने बकवास करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह उनकी बात नहीं सुनेगा। तुम अंडस्को, इवान की बात सुनकर एनी और अन्य लोगों के चेहरे शर्म और गुस्से के कारण लाल हो गए। अगर वे परीक्षा हॉल के अंदर नहीं होते तो वे बहुत पहले ही इवान पर हमला कर देते। तुमने उनके साथ क्या किया? वैलेरी उनकी बात सुनने के बाद खुद को रोक नहीं पाए। वैलेरी की बात सुनकर इवान का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिरकार वह ये नहीं कह सकता कि उसने गोली से स्वर्ग को भेद दिया, इसलिए उसने उसके सवाल को सुनने के बाद अपने कंधे उचका दिए। अन्य छात्रों ने भी बहस को देखा और उनकी दिशा में देख रहे थे। आप सभी चुप रहें और ठीक से खड़े हो जाएं, कोल ने हंगामा देखकर कहा। आप बस प्रतीक्षा करें, एनी ने इवान से कहा और लिली और नोरा के साथ चली गई। इवान ने बस उन्हें एक तरफ से देखा और उनसे परेशान नहीं हुआ। अब सुनो, आप में से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध गिल्ड के लोग जल्द ही यहाँ आएंगे। उन्होंने पहले परीक्षा में आपका प्रदर्शन देखा था और यदि उन्हें आपका प्रदर्शन पसंद आया तो इस बात की पूरी संभावना है कि वे आपको अपने गिल्ड में भर्ती करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ भी न करें जिससे आपके बारे में उनकी राय कम हो, कोल ने जोर से कहा जब उसने देखा कि सभी छात्र ठीक से खड़े थे। कोल की बात सुनकर छात्र दंग रह गए। उनमें से अधिकांश को नहीं पता था कि उन्हें पहले गिल्ड के लोगों द्वारा देखा जा रहा था। कुछ लोग खुश थे जबकि कुछ लोग घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। अचानक कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एडवर्ड और गिल्ड के लोग कमरे में दाखिल हुए। फिन, तुम्हें 10 सी रैंक कोर मिलेंगे, एडवर्ड ने कहा और फिन को ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, उसे बस थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे पता था कि उसने कुछ नहीं किया और ज़्यादातर अंक वैलेरी ने इकट्ठा किए थे। अन्य छात्रों को भी यह आश्चर्यजनक नहीं लगा क्योंकि फिन सिर्फ एक डी जोड़ रैंक शिकारी था। फिन के इनाम के बारे में बताने के बाद एडवर्ड ने वैलेरी की तरफ देखा। वैलेरी, तुम्हें 5 बी रैंक कोर मिलेंगे और तुम अकादमी के खजाने की तिजोरी से कोई भी ए रैंक आर्टिफैक्ट चुन सकते हो। गिल्ड के लोगों सहित हर कोई गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। ए रैंक आर्टिफैक्ट बहुत दुर्लभ हैं और बहुत कम लोहार उन्हें बना सकते हैं। अधिकांश ए रैंक आर्टिफैक्ट आमतौर पर कालकोठरी से आते हैं। यहाँ तक कि गिल्ड के लोगों को भी ए रैंक आर्टिफैक्ट प्राप्त करना मुश्किल होगा। इन पुरस्कारों को सुनकर मैं भी उनमें शामिल होना चाहता हूँ, गिल्ड के एक व्यक्ति ने कहा। जब दूसरों ने उसे सुना तो वे खुद को रोक नहीं पाए, सिर हिलाते हैं। रैंक आर्टिफैक्ट उनके लिए भी बहुत दुर्लभ है। इवान, जो वैलेरी के बगल में खड़ा था, उसने अपनी लार को निगल लिया और वैलेरी को देखा जो एडवर्ड को सुनने के बाद उतनी ही स्तब्ध थी। यहाँ तक कि कालोस की अंगूठी से उसे जो विंड फ्यूरी तलवार मिली थी वह भी सिर्फ बी रैंक आर्टिफैक्ट थी। इवान को याद आया कि परीक्षा शुरू होने से पहले कोल ने कहा था कि इस बार पुरस्कार काफ़ी अच्छे होंगे। क्या मुझे एस रैंक आर्टिफैक्ट मिलेगा? वैलेरी का इनाम सुनने के बाद इवान दिवास्वप्न देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लियोन, जिसने वैलेरी का इनाम सुना, उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वे दोनों बी रैंक के थे लेकिन उनके अंकों में काफ़ी अंतर था। उसने इवान को देखा जो उसके बगल में खड़ा था और उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। वैलेरी के इनाम की घोषणा करने के बाद एडवर्ड ने इवान को देखा जिसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। अन्य छात्र भी उसे देखते रहे और आश्चर्य करते रहे कि उसे किस तरह का इनाम मिलेगा। एडवर्ड द्वारा वैलेरी के इनाम की घोषणा करने के बाद सभी ने इवान की ओर देखा और सोचा कि उसे किस तरह का इनाम मिलेगा। माइक, एडवर्ड ने कहा और माइक की दिशा में देखा। तभी लोगों को याद आया कि इवान के अलावा वास्तव में एक और व्यक्ति था। सभी छात्रों ने माइक को अजीब चेहरों से देखा, खासकर जोई और अन्य जिन्हें माइक के साथ सेबरटूथ टाइगर ने खत्म कर दिया था। उन्हें अभी भी याद था कि कैसे माइक उनके साथ इवान को खत्म करने जा रहा था। 5 डी जोड़ रैंक कोर, एडवर्ड ने कहा और फिर माइक को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। भले ही वह इस तथ्य को अनदेखा कर सकता है कि माइक ने इवान के साथ एक टीम के रूप में काम नहीं किया, लेकिन वह इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता कि माइक अपने ही साथी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। कुछ छात्रों ने अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की। माइक ने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो रहा है और वह अजीब तरह से इधर उधर देखने लगा। इवान को माइक की परवाह नहीं थी और वह बेसब्री से एडवर्ड को देख रहा था। जल्दी करो और मुझे बताओ, इवान अपने मन में चिल्लाया।
इवान, एडवर्ड ने आखिरकार इवान की ओर देखा जो वैलेरी के बगल में खड़ा था। वास्तव में आपके लिए दो विकल्प हैं, एडवर्ड ने इवान को दो उंगलियां दिखाते हुए कहा। दो विकल्प। इवान, जो पहले से ही अपने सम्राट कोर को सी रैंक तक आगे बढ़ाने के बारे में दिवास्वप्न देख रहा था, वास्तविकता में वापस आया और ध्यान से सुनने लगा। सबसे पहले, आप अकादमी के खजाने की तिजोरी से 20 बी रैंक कोर और ए के रैंक आर्टिफैक्ट चुन सकते हैं, एडवर्ड ने एक बार फिर छात्रों को चौंकाते हुए कहा। 20 बी रैंक कोर मैं आपको चुनता हूं, इवान लगभग जोर से चिल्लाया क्योंकि वे उसके सम्राट कोर को सी रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा उन कोर के साथ वह ए के रैंक आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकता है। उसकी कंसीलर रिंग का लाभ जो एक बी रैंक आर्टिफैक्ट है, पहले से ही बहुत अच्छा है। इसकी मदद से वह आसानी से किसी भी राक्षस को मार सकता है जो सी रैंक का है, बिना उसे पता चले। वह सोच भी नहीं सकता कि ए रैंक आर्टिफैक्ट उसे किस तरह के लाभ पहुंचाएगा। एडवर्ड की बात सुनकर दूसरे छात्र भी दंग रह गए। 20 बी रैंक कोर कोई सामान्य बात नहीं थी। 20 बी रैंक कोर पाने के लिए आपको कई बी रैंक राक्षसों को मारना होगा। एडवर्ड ने उसे पहला विकल्प बताने के बाद कुछ देर तक इंतजार किया। जब उसने देखा कि इवान एक बार फिर उसकी ओर देख रहा है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा विकल्प 5 बी रैंक कोर और यह कार्ड प्राप्त करना है। एडवर्ड ने इवान को एक कार्ड दिखाते हुए कहा। कार्ड सुनहरे रंग का था और उसके शिकारी कार्ड जैसा दिखता था। इवान और अन्य लोग कार्ड देखकर भ्रमित हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है। यह एक कालकोठरी एक्सेस कार्ड है। इस कार्ड की मदद से आप ए रैंक से नीचे के किसी भी कालकोठरी तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको कालकोठरी के नियंत्रक को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आप कालकोठरी में मिलने वाली हर चीज़ को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप इस कार्ड का उपयोग केवल 10 बार ही कर सकते हैं। 10 बार उपयोग करने के बाद यह आपके लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। एडवर्ड ने बोलना समाप्त किया और इवान की ओर देखा जो चकित भाव से खड़ा था। मैं इस कार्ड की मदद से ए रैंक से नीचे के किसी भी कालकोठरी में प्रवेश कर पाऊंगा, इवान ने सोचा और एक गहरी सांस ली। अधिकांश कालकोठरी जो डी जोड़ रैंक से ऊपर हैं, गिल्ड या शिकारी संघ द्वारा नियंत्रित होती हैं। उनके द्वारा नियंत्रित कालकोठरी तक पहुंच पाना आसान नहीं है। यदि आप उस गिल्ड के सदस्य नहीं हैं तो आपके लिए उस कालकोठरी में प्रवेश करना मुश्किल होगा। आमतौर पर यदि आप उन कालकोठरी में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको भारी शुल्क देना होगा। लेकिन अगर उसके पास ये कार्ड है तो वह बिना किसी समस्या के ए रैंक से नीचे के किसी भी कालकोठरी में प्रवेश कर सकेगा। अगर वह इसके बारे में सोचता है तो ये कार्ड उन बी रैंक कोर और ए रैंक आर्टिफैक्ट से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस कार्ड की मदद से वह बी रैंक कालकोठरी तक पहुंच पाएगा। अगर वह इस कार्ड का 10 बार इस्तेमाल करता है और 10 बी रैंक गनगॉन साफ करता है तो वह कई बी रैंक कोर इकट्ठा कर सकेगा। 10 बी रैंक गनगॉन साफ करने के बाद मुझे जो कोर मिलेंगे उनसे मैं आसानी से अपने मोनाक और प्राइम कोर को बी रैंक पर ला पाऊंगा, इवान ने सोचा और एडवर्ड की तरफ देखा। अगर वह अल्पकालिक लाभ के बारे में सोचता है तो वह पहला विकल्प चुन सकता है। अगर वह पहला विकल्प चुनता है तो वह अपने मोनाक कोर को सी रैंक तक आगे बढ़ा सकेगा और उसे ए रैंक आर्टिफैक्ट मिलेगा। लेकिन अगर वह दीर्घकालिक लाभों के बारे में सोचता है तो दूसरा विकल्प ज़्यादा उपयुक्त है। फिलहाल इवान की किसी गिल्ड में शामिल होने की कोई योजना नहीं है और भविष्य में किसी गिल्ड या हंटर एसोसिएशन में शामिल हुए बिना उसके लिए अपने लिए कोर इकट्ठा करना मुश्किल होगा। लेकिन इस कार्ड की मदद से उसे फिलहाल इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कार्ड मेरी अगली योजना में भी मेरी मदद करेगा, इवान ने सोचा और एडवर्ड की तरफ देखा। प्रोफेसर, क्या ये कार्ड सिर्फ एस्ट्रेट शहर में ही मान्य है या मैं इसे दूसरे शहरों में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? इवान ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्ड की बात सुनकर इवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो आप क्या चुनना चाहते हैं? एडवर्ड ने इवान को जवाब देने के बाद पूछा। मुझे वह कार्ड चाहिए, इवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हालांकि 5 बी रैंक कोर उसके लिए सी रैंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन वह खुद ही कुछ सी रैंक कोर इकट्ठा कर सकता है। इवान की बात सुनकर एडवर्ड मुस्कुराया और कार्ड उसकी ओर फेंक दिया। आप मिशन हॉल से वे 5 बी रैंक कोर प्राप्त कर सकते हैं, एडवर्ड ने कहा और गिल्ड के लोगों की ओर देखा। अब आप लोग शुरू कर सकते हैं, एडवर्ड ने उनसे कहा और एक तरफ हट गया। अधिकांश छात्र प्रत्याशा से भरी निगाहों से उनकी ओर देख रहे थे। दूसरी ओर इवान ने उन्हें अनदेखा किया और अपने हाथ में सुनहरे रंग के कार्ड को देखा। अब मैं अपने खाने के कौशल की समस्या को हल करने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने सोचा और कार्ड को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। लियोन अपनी मुट्ठी कसकर बंद किए खड़ा था। उसने एमी, ग्लोरिया और जैक्सन को देखा। तीनों को इस्साक ने सिल्वर स्टार गिल्ड में भर्ती किया था। उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन इस्साक ने उसे कोई प्रस्ताव नहीं दिया। अन्य गिल्ड ने भी उन छात्रों के लिए प्रस्ताव दिया जिनमें वे रुचि रखते थे। अधिकांश छात्रों को कांस्य और रजत स्तर के गिल्ड से निमंत्रण मिले।
कुछ छात्रों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें निर्णय लेने से पहले और समय चाहिए। भले ही लियोन को सिल्वर स्टार गिल्ड से निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन उसे तीनों गोल्ड रैंक गिल्ड से निमंत्रण मिले। लेकिन चूंकि लियोन को सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल होने के लिए कहा गया था, इसलिए कुछ छात्रों की तरह उसने भी कहा कि उसे निर्णय लेने के लिए कुछ समय चाहिए। अरे, मैं इस मिशन में भी असफल रहा, लियोन ने अंदर ही अंदर पसीना बहाते हुए कहा। अब तक वह डार्क गिल्ड द्वारा दिए गए किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर पाया था। इस बार वे उसे बी रैंक तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक मूल्यवान गोली देते हैं ताकि वह सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल हो सके, लेकिन फिर भी वह अंत में असफल हो जाता है। मैं उनके द्वारा नष्ट नहीं हो जाऊंगा, है ना? लियोन ने संदेह से सोचा और इवान की दिशा में देखा जो चुपचाप खड़ा था। गिल्ड के अधिकांश लोगों ने अपनी भर्ती पूरी कर ली थी। इवान को ट्वाइलाइट मून को छोड़कर सभी गिल्ड से निमंत्रण मिले और लियोन की तरह ही उसने कहा कि उसे इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। इसाक ने भी उसे आमंत्रित किया, लेकिन इवान का जवाब वही था। उसके बगल में खड़ी वेलेरी ने उसे अवाक होकर देखा, क्योंकि वह जानती थी कि वह किसी गिल्ड में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा है। अचानक ओलिवा आगे बढ़ी और एनी, लिली और नोरा की ओर चली गई। क्या तुम मेरे गिल्ड में शामिल होना चाहती हो? ओलिविया ने उनसे पूछा। ओलिविया की बात सुनकर वे तीनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। ओलिविया ट्वाइलाइट मून की गिल्ड मास्टर है, एक गोल्ड रैंक गिल्ड। बेशक वे इसमें शामिल होना चाहते थे। यहाँ एक नज़र डालें, यदि आप इन शर्तों से सहमत हैं तो आप ट्वाइलाइट मून में शामिल हो सकते हैं। ओलिविया ने उन्हें 3 अनुबंध सौंपे। उन तीनों ने अनुबंध को देखा और ये देखने के बाद कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, वे तुरंत इसके लिए सहमत हो गए। अच्छा, ओलिविया ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद एनी ने इवान की दिशा में देखा और आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि उसके कारण उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा। आखिरकार उनकी टीम को एक डी जोड़ रैंक शिकारी ने खत्म कर दिया था। लेकिन निमंत्रण मिलने के बाद उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। जब ओलिविया ने एनी की निगाह देखी तो वह मुस्कुराए। आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समाज में बहुत से बदमाश हैं और आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ओलिविया ने कहा, और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि ज़्यादातर लोगों ने उसे सुन लिया। इवान ने भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। भले ही उसने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन वह आसानी से अंदाज़ा लगा सकता था कि वह उसे समाज का बदमाश कह रही थी। तुम क्या देख रहे हो? जब ओलिविया ने देखा कि इवान उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कचरा हो। बेवकूफ़, इवान ने कहा और उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। उसे ऐसे व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं है जो A+ रैंक का शिकारी है, लेकिन डी जोड़ रैंक के शिकारी से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। इवान ने यह बात सहजता से कही और वह जोर से नहीं बोला, लेकिन किसी कारण से उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ओलिविया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह उसे स्तब्ध भाव से देखती रही। इवान की बात सुनकर दूसरे गिल्ड के लोग भी स्तब्ध रह गए। भले ही उन्हें लगा कि ओलिविया अनुचित व्यवहार कर रही है, लेकिन उसने अभी भी ये जोड़ रैंक का शिकारी था और इवान ने उसे बेवकूफ़ कहा। उसके बगल में खड़ी वेलेरी भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसका दूसरा सिर उग आया हो। प्रोफेसर, चून की भर्ती पूरी हो चुकी है, क्या मैं जा सकता हूँ? इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं और उसने एलेना से पूछा। वेलेरी से पहले सुनने के बाद कि ओलिवा को पुरुष पसंद नहीं है और वह केवल महिला शिकारियों को ही भर्ती करती है, वह पहले से ही जानता था कि वह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थी, क्योंकि उसने एनी और अन्य को कैसे खत्म किया था। लेकिन इवान की नज़र में उसने कुछ भी गलत नहीं किया और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह बिना किसी कारण के किसी के बारे में शिकायत सुन सके। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह एक जोड़ रैंक की शिकारी है, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे नहीं मार सकती क्योंकि वे अकादमी में हैं। आह, ज़रूर, एलेना जो भी स्तब्ध थी, इवान की बात सुनकर सदमे से बाहर आई और अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे ही इवान जाने वाला था, उसने ओलिविया की ठंडी आवाज़ सुनी और महसूस किया कि उस पर एक भारी दबाव पड़ रहा है। धमाका! इवान तुरंत ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि उस भारी दबाव की वजह से वह भी रैंक के राक्षसों से कहीं ज़्यादा था जिसका उसने पहले सामना किया था। उसने महसूस किया कि भारी दबाव की वजह से उसकी हड्डियां कुचली जा रही हैं। एडवर्ड के हाव भाव बदल गए और वह तुरंत इवान के सामने आ गया। एडवर्ड के सामने आने पर इवान पर दबाव तुरंत गायब हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो, ओलिविया? एडवर्ड ने ठंडे लहजे में पूछा और उसे नाखुश भाव से देखा। बस उसे सबक सिखा रहा हूं कि उसे अपना मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए, ओलिविया ने अपनी आभा को पीछे हटाते हुए कहा। एडवर्ड कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसे अपनी रीढ़ में अचानक ठंडक महसूस हुई। सिर्फ एडवर्ड ही नहीं बल्कि ओलिविया सहित अन्य शिक्षकों और गिल्ड के लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। दूसरी ओर छात्रों को लगा कि उनका मन अस्त व्यस्त हो गया है। ये भावना केवल कुछ सेकंड तक रही और फिर गायब हो गई। वह क्या था?
सभी उच्च श्रेणी के शिकारियों ने सोचा और अपने चारों ओर देखा। ये भावना केवल कुछ सेकंड तक रही और फिर गायब हो गई और कोई भी पुष्टि नहीं कर पाया कि यह क्या था। वैलेरी, जो इवान के बगल में खड़ी थी, उसे चिंतित भाव से देखा। उसे याद आया कि जब इवान ने अपने अजीब कौशल का उपयोग करके कार्लोस को मार डाला था, तब उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। उसे डर था कि वह यहाँ कुछ बेवकूफ़ी करेगा। लेकिन जब वह भावना अचानक गायब हो गई और उसने देखा कि इवान धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, तो उसने राहत की सांस ली। तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो? जो लोग सोच रहे थे कि अभी क्या हुआ, उन्होंने इवान की शांत आवाज़ सुनी। थर्ड, जैसे ही इवान भारी दबाव के कारण जमीन पर गिरा, उसे कुछ भी सोचने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसने महसूस किया कि उसकी छाया ऊर्जा अपने आप ही आगे बढ़ रही है। शटर, इवान ने शाप दिया जब उसने अपनी छाया ऊर्जा को आगे बढ़ते हुए महसूस किया। वह इतने सारे लोगों के सामने अपनी छाया ऊर्जा को उजागर नहीं कर सकता। कमरे में दर्जनों जोड़ रैंक के शिकारी थे। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो उसे यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी छाया ऊर्जा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की जो उसके सम्राट कोर की ओर बढ़ रही थी। जब छाया ऊर्जा उसके सम्राट कोर में प्रवेश करने वाली थी, तो वह आखिरकार इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो गया और इसे वापस खींच लिया। लेकिन जब उसकी छाया ऊर्जा पहले उसके सम्राट कोर के पास पहुंची, तो छाया ऊर्जा की शक्ति इवान के शरीर से कुछ सेकंड के लिए बाहर निकल गई और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने इसे महसूस किया। आखिरकार इवान ने छाया ऊर्जा को नियंत्रित करने के बाद राहत की सांस ली। ये भी इवान शांत होने की कोशिश करते हुए खड़ा हो गया। वह जानता था कि वर्तमान में उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वह उसके साथ कुछ कर सके। हाँ, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वह उसके साथ कुछ कर सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में उसके पास इतनी ताकत नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो? इवान ने खड़े होने के बाद शांत स्वर में कहा। ओलिविया, जिसने पहले ही अपनी आभा वापस ले ली थी, उसने चेहरे पर शिकन के साथ उसे देखा। वह ये देखकर हैरान थी कि इवान उसकी शक्ति को महसूस करने के बाद भी शांत था। उसके अनुसार उसे एक भयभीत भाव के साथ सांस लेने के लिए संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन वह केवल आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसकी नज़र में वह अभी भी एक डी जोड़ रैंक का शिकारी था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बिना किसी प्रयास के तुम्हें कुचल सकती हूँ, ओलिविया ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी बात सुनने के बाद इवान के भाव नहीं बदले और उसने अपना सिर हिलाया। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि 6 महीने बाद तुम वही शब्द कह पाओगे, इवान ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। एडवर्ड और दूसरे लोग इवान को अपने चेहरे पर चकित भाव के साथ जाते हुए देख रहे थे। क्या उस आदमी ने अभी अभी A+ रैंक के शिकारी को धमकाया है? सभी ने एक साथ सोचा कि कैसे प्रतिक्रिया दें। पफट, हा, दूसरी ओर ओलिविया जोर से हंस पड़ी। 6 महीने में तुम क्या करोगे? उसने इवान से अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ पूछा। उसकी राय में भले ही उसकी प्रतिभा बहुत अधिक हो, वह 6 महीने में सबसे अच्छे से C जोड़ रैंक पर पहुंच जाएगा। आगे बढ़ने के लिए उसे जिन कोर की आवश्यकता है, उन्हें भूल जाए। वह अपने कोर को स्थिर किए बिना फिर से आगे नहीं बढ़ पाएगा, और C रैंक पर पहुंचने के बाद कोर को स्थिर होने में काफ़ी समय लगता है। इवान जो दरवाजे तक पहुंचा, उसने दरवाजा खोला, लेकिन जाने से पहले वह एक पल के लिए रुक गया। 6 महीने में मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, इवान ने पीछे देखे बिना कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ नहीं कह रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह तथ्य बता रहा था। मैं इंतजार करूंगा, ओलिविया ने बस उपहास किया और कहा जब उसने इवान के आत्मविश्वास से भरे होने की बात सुनी आवाज़ के साथ। हालांकि इवान मजबूत था, लेकिन उसकी नज़र में वह एक कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं था जिसे वह जब चाहे कुचल सकती थी। अज्ञानी, लियोन ने यह देखकर बड़बड़ाया कि अभी क्या हुआ? ठीक है, अब तुम लोग वापस जा सकते हो। तुम सभी को जल्द ही परीक्षा के लिए अपने इनाम के बारे में एक संदेश प्राप्त होगा। तुम मिशन हॉल से अपना इनाम ले सकते हो, इवान को जाते हुए देखकर एडवर्ड ने छात्रों से कहा। दूसरे छात्र भी एक के बाद एक कमरे से बाहर जाने लगे। गिल्ड से निमंत्रण पाने वाले छात्र तुरंत अकादमी नहीं छोड़ेंगे। अकादमी से स्नातक होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं। ऑल हंटर अकादमिक टूर्नामेंट के बाद शैक्षणिक वर्ष समाप्त हो जाएगा। टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद वे गिल्ड में शामिल हो सकते हैं। हमें भी अब चले जाना चाहिए, वापस जाने के बाद भी मुझे बहुत से काम करने हैं, जेफरी ने जूलियन से कहा जो उसके बगल में खड़ा था, लेकिन उसे जूलियन से कोई जवाब नहीं मिला। जूलियन, जेफरी ने उसकी तरफ देखा और पाया कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। ओए, तुम क्या सोच रहे हो? जेफरी ने उसे हल्के से मारते हुए पूछा। जब जेफरी ने उसे मारा तो जूलियन अपने होश में आया। कुछ नहीं, मैं बस उस अजीब एहसास के बारे में सोच रहा था जो हमने पहले महसूस किया था, जूलियन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, वह एहसास सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन उस समय मुझे एक जोरदार दमनकारी दबाव महसूस हुआ। जेफरी ने अपना सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि उस तरह का असर किस वजह से हुआ।
उस बारे में मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उस समय क्या हुआ था, जूलियन ने जेफरी से झिझकते हुए कहा। क्या? जेफरी ने उसे स्तब्ध चेहरे से देखा। तुम्हें पता है कि उस समय क्या हुआ था? भले ही मुझे यकीन न हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह हुआ है। उस आदमी इवान से कुछ लेना देना है, जूलियन ने गंभीर स्वर में कहा। इवान? जेफरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि वह काफ़ी असामान्य है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डी जोर रैंक का शिकारी मुझे उस तरह की भावना दे सकता है। मुझे लगता है कि आप जेफरी को भूल गए हैं, जूलियन ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा। उसकी काया का नाम क्या है? विवरण के अनुसार ये छाया काया है, जेफरी ने कहा, और अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। ओह ठीक है, आपका मुख्य तत्व भी छाया तत्व है न? हाँ, और जब मैंने पहले किसी कारण से वह भावना महसूस की थी, तो मेरा छाया तत्व अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था। मैंने उस पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया, और जब मैंने उस आदमी इवान को खड़ा देखा, तो मुझे उसके प्रति एक विनम्र भावना महसूस हुई, जूलियन ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कहा। तो क्या हमें इसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए? जूलियन की बात सुनने के बाद जेफरी ने पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे लगा कि यह इवान था। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। इसके अलावा हम 6 महीने बाद जान पाएंगे कि मैं सही हूं या गलत, जूलियन ने कहा, और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देखा। ओह, तुम सही हो, जूलियन की बात सुनकर जेफरी भी मुस्कुराया। अब मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वह 6 महीने में क्या करेगा। इवान अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे में घुसने और दरवाज़ा बंद करने के बाद उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। ओलिविया के अप्रत्याशित हमले के कारण उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। एके जोर रैंक के शिकारी का दबाव ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसका वर्तमान शरीर देख सकता हो। मैं उस कुतिया को बुरी तरह पीटने जा रहा हूं, इवान ने बड़बड़ाया और अपने बिस्तर पर लेट गया। जब उसने कहा कि वह ओलिविया को नष्ट कर देगा तो वह पूरी तरह से गंभीर था। एक सामान्य डी जोर रैंक शिकारी के लिए 6 महीने में ए जोर रैंक शिकारी के खिलाफ कुछ करना असंभव होता। लेकिन इवान उनसे अलग था। अपने मोनाक कोर की वजह से वह बिना किसी समस्या के रैंक के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। उसे आगे बढ़ने के बाद अपने कोर को स्थिर करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस कोर की ज़रूरत है, और उसे रैंक में आगे नहीं बढ़ पाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। 6 महीने में उसे यकीन था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह उस कुतिया को पीछे छोड़ देगा। अब मुझे सबसे पहले अपने मोनाक कोर को सी रैंक तक आगे बढ़ाना है, ताकि मैं अपने डेंगॉन एक्सेस कार्ड का पूरा इस्तेमाल कर सकूं, इवान ने बड़बड़ाया और गहरी सांस ली। उसका डेंगॉन एक्सेस कार्ड उसे ऐसे नीचे किसी भी डेंगॉन तक पहुंच दे सकता है रैंक। तो ये स्पष्ट था कि वह बी रैंक डेंगॉन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा ताकि वह बी रैंक कोर इकट्ठा कर सके। लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए एक भी बी रैंक राक्षस को मारना असंभव था। बी रैंक डेंगॉन को साफ करना तो दूर की बात थी। अगर वह अपना कार्ड इस्तेमाल करना चाहता था और बी रैंक डेंगॉन को साफ करना चाहता था, तो उसे पहले सी रैंक तक पहुंचना होगा। अगर वह सही है और वह अपने सम्राट कोर के साथ एक वर्ग अनलॉक करता है, तो उसे यकीन था कि वह बी रैंक डेंगॉन को साफ करने में सक्षम होगा। सी रैंक पर आगे बढ़ने के बाद मुझे भक्षक कौशल की समस्या को हल करने के लिए शहर छोड़ने की भी ज़रूरत है, इवान ने उस कौशल को देखते हुए कहा जो उसने काले राक्षस के कोर को अवशोषित करने के बाद प्राप्त किया था। भक्षक, ये कौशल मानव शरीर के साथ संगत नहीं है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब इवान को ये कौशल मिला, तो उसने सोचा कि इस कौशल की वजह से उसे रैंक के माध्यम से आगे बढ़ने में आसानी होगी। लेकिन वास्तविकता अलग थी, और यह कौशल उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग निकला। जब उसने देखा कि वह इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता तो वह निराश हो गया, लेकिन फिर उसे अपने सम्राट कोर की एक और विशेषता याद आई। कौशल विलय। तो क्या हुआ अगर वह भक्षक कौशल का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह मानव शरीर के साथ संगत नहीं है? उसे बस एक ऐसा कौशल प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी जिसे वह भक्षक कौशल के साथ विलय कर सके, और उसे इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इस पूरे समय के दौरान उसने ऐसे राक्षसों की खोज की जिनके पास भक्षक के समान कौशल हों। और कुछ ही दिनों पहले उसे आखिरकार एक राक्षस मिला जिसके पास एकदम सही कौशल था। ये वास्तव में एक पौधे जैसा राक्षस था जिसके पास ऊर्जा अवशोषण नामक एक कौशल था। भले ही इंटरनेट पर बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने जो पढ़ा उससे उसे यकीन था कि वह इस कौशल को अपने भक्षक कौशल के साथ विलय करने में सक्षम होगा। लेकिन इस राक्षस को खोजने के बाद इवान दुविधा में पड़ गया क्योंकि यह राक्षस केवल एक कालकोठरी में पाया जा सकता है, जो एस्ट्रेट शहर में नहीं है। इसके अलावा यह एक बी रैंक का कालकोठरी है, और उसे यकीन नहीं था कि उसे इसमें प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी, भले ही वह उस शहर में जाए जिसमें यह कालकोठरी स्थित है। लेकिन अब जब उसके पास कालकोठरी एक्सेस कार्ड है, तो उसे बस कुछ सी रैंक कोर इकट्ठा करना है, अपने सम्राट कोर को सी रैंक तक आगे बढ़ाना है, कालकोठरी में जाना है, अपने कालकोठरी एक्सेस कार्ड का उपयोग करना है, बहुत सारे पौधे प्रकार के राक्षसों को मारना है, उनके कोर इकट्ठा करना है, ऊर्जा अवशोषण कौशल प्राप्त करना है,
इसे भक्षण कौशल के साथ मिलाना है और काम हो गया। वाह, मैं अजेय हूँ, इवान ने कहा जब वह सोचना समाप्त कर चुका था। अच्छा, ये जितना आसान लगता है उतना ही कठिन कार्य होगा, इवान ने कहा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। मेरे पास अभी भी कुछ कोर बचे हैं जो मुझे कालोस और फ्रॉस्ट वर्ल्ड डेंगॉन से मिले थे। मैं मिशन हॉल से 5 बी रैंक कोर प्राप्त कर सकता हूँ। उन 5 बी रैंक कोर और मेरे पास मौजूद कोर के साथ अब मुझे केवल कुछ और सी रैंक कोर की आवश्यकता है और मैं सी रैंक तक आगे बढ़ पाऊंगा, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं पहले जंगल से कुछ कोर इकट्ठा करूंगा और सी रैंक पर आगे बढ़ूंगा, फिर मैं अपने कौशल की समस्या को हल करने के लिए एस्ट्रेट शहर छोड़ सकता हूँ, इवान ने कहा और अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। एक बार जब भक्षक कौशल की समस्या हल हो जाएगी तो मैं 6 महीने में उस कुतिया से आगे निकल जाऊंगा। शायद। उठने के बाद इवान सबसे पहले नहाने के लिए बाथरूम में गया। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन इस तरह का दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। यह उस दर्द की तुलना में बहुत कम था जो उसने छाया ऊर्जा का उपयोग करते समय सहा है। अगर ज़रूरत पड़े तो वह इस तरह के दर्द को बिना किसी समस्या के लंबे समय तक सहन कर सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर्दवादी हो रहा हूँ, इवान ने सोचा और जल्दी से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मेरे पास इस तरह की फैटिश होने का कोई तरीका नहीं है। उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए लंबा स्नान किया। ओलिविया जैसे एजोर रैंक के शिकारी को 6 महीने में पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे पर्याप्त कोर इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। जब तक वह अपने सम्राट कोर को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कोर इकट्ठा कर सकता है, तब तक वह आसानी से उसकी देखभाल कर पाएगा। बाहर आने के बाद इवान ने सबसे पहले अपने लिए कुछ खाना पकाया, और हाँ, उसने कुछ समय पहले कप नूडल्स खाना बंद कर दिया था। उसने कुछ फ्राइड राइस पकाया जो उसने इंटरनेट से सीखा था। मुझे कल 5 कोर इकट्ठा करने चाहिए, फिर मैं जंगल में जा सकता हूँ, इवान ने खाते हुए सोचा। बाकी दिन बिना कुछ किए बीत गया और अगला दिन आ गया। इवान एलेना के कार्यालय से बाहर आया और उसके चेहरे पर एक चकित भाव था। मिशन हॉल से 5 बी रैंक कोर एकत्र करने के बाद इवान एलेना से मिलने गया ताकि वह कुछ समय के लिए अकादमी छोड़ सके। हालांकि छात्रों को सी रैंक तक पहुंचने से पहले अकादमी छोड़ने की अनुमति नहीं थी, इवान को पूरा भरोसा था कि परीक्षा में उसके प्रदर्शन के बाद उसे अनुमति मिल जाएगी। उसने पहले ही दिखा दिया था कि वह सी रैंक के शिकारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे अकादमी छोड़ने की अनुमति मिल गई। लेकिन एलेना ने उसे बाहर न जाने के लिए कहा क्योंकि उसके और ओलिविया के बीच जो कुछ हुआ था। उसने उसे इंटरनेट पर कुछ लेख दिखाए। जब इवान ने वे लेख पढ़े तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। ये किस तरह की बकवास है, इवान ने उन लेखों को पढ़ने के बाद सोचा। लेख व्यावहारिक परीक्षा के बारे में थे। उन लेखों में उसे एक बदमाश के रूप में वर्णित किया गया था जो अपने डार्क स्किल का उपयोग करके लड़कियों को परेशान करता था। उसने अपने डार्क स्किल का उपयोग करके लड़कियों को परेशान किया और फिर उन्हें सबसे क्रूर तरीके से मार डाला। एक छात्रा को तो उसके हाथों से खुद को बचाने के लिए आत्महत्या करने पर भी मजबूर होना पड़ा। परीक्षा समाप्त होने के बाद और जब ट्वाइलाइट मून के गिल्ड मास्टर ने उन महिलाओं को भर्ती किया जिन्हें उसके द्वारा परेशान किया गया था, तो उसने गिल्ड मास्टर का अपमान भी किया और कहा कि वह उसे नष्ट कर देगा। और किसी कारण से इवान को उस शब्द नष्ट से एक भद्दा वाइब महसूस हुआ। कुल मिलाकर उन लेखों में वह एक ठग था जो लड़कियों को परेशान करने और फिर उन्हें सबसे क्रूर तरीके से मारने के लिए एक डार्क स्किल का इस्तेमाल करता था। इवान ने एलेना को अपने चेहरे पर एक खाली नज़र से देखा और जानना चाहा कि क्या हो रहा है। उसकी नज़र देखकर एलेना ने अपने कंधे उचका दिए और कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उसे बस इतना पता था कि ये लेख इंटरनेट पर तेज़ी से फैल रहे हैं। इन लेखों की वजह से उसने उसे फिलहाल अकादमी से बाहर न जाने के लिए कहा। ट्वाइलाइट गिल्ड एक गोल्ड रैंक गिल्ड है, और ऐसे कई लोग हैं जो उनकी चापलूसी करना चाहते हैं। ये पढ़ने के बाद कि आपने गोल्ड रैंक गिल्ड के गिल्ड मास्टर ओलिविया का अपमान किया है, ऐसे कई लोग होंगे जो उसका पक्ष लेने के लिए आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाहेंगे। इसलिए फ़िलहाल आपके लिए यह समझदारी होगी कि आप बाहर न जाएं, खासकर जंगल में, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। यही बात एलेना ने उससे कमरे से बाहर निकाले जाने से पहले कही थी। इवान दफ्तर के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक चकित भाव था। वह अभी भी उन लेखों के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी अभी पढ़े थे। क्या मैं सच में एक सकम्बग हूँ? यहाँ तक कि उन लेखों को पढ़ने के बाद उसे खुद पर भी संदेह होने लगा। लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। फिलहाल उसे चिंता करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वह जानता था कि एलेना सही थी। अगर वह मौजूदा स्थिति में जंगल में जाता है तो उसे वास्तव में कुछ पागलों से निपटना पड़ सकता है जो उस कुतिया की चापलूसी करना चाहते हैं। उसे यकीन था कि जैसे ही वह जंगल में जाने के लिए शहर से बाहर निकलेगा, उसका स्थान तुरंत लीक हो जाएगा और कुछ बदमाश उसके साथ परेशानी शुरू करने के लिए आ जाएंगे।
वह उन लोगों से नहीं डरता था जो सी जोड़ रैंक या उससे नीचे होंगे, लेकिन अगर उसका सामना बी रैंक या उच्च स्तर के शिकारी से होता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होगी कि वह बच नहीं पाएगा। इवान ने आह भरी और कार्यालय से दूर जाने लगा। अब मुझे अपनी कुछ योजनाओं को बदलने की जरूरत है, इवान ने चलते हुए सोचा। एलेना ने उसे स्थिति शांत होने से पहले लगभग 1 या 2 सप्ताह तक अकादमी में रहने की सलाह दी नीचे। लेकिन इवान जाहिर तौर पर इस वजह से अपना समय बर्बाद नहीं करने जा रहा है। उसे अपने मोनाक कोर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कोर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे 5 बी रैंक कोर मिल गए हैं। उसे बस कुछ और कोर इकट्ठा करने हैं और वह अपने मोनाक कोर को आगे बढ़ा पाएगा। ऐसी कुछ चीजें हैं जो वह कर सकता है, जैसे वह वैलेरी को अपने साथ आने के लिए कह सकता है। उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए दूसरे लोगों के लिए उसके लिए परेशानी खड़ी करना मुश्किल होगा। इसके अलावा उसे अभी भी याद है कि जब वह पिछली बार कैफे में उससे मिला था तो 2 बी रैंक के शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। अगर वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वे 2 बी रैंक के शिकारी भी उनके पीछे चलेंगे। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह उसके साथ जाएगी या नहीं, और ईमानदारी से वह उसे अपने साथ आने के लिए नहीं कहना चाहता था। किसी कारण से उसे लगा कि अगर वह उसे अपने साथ शहर से बाहर ले जाता है तो डार्क गिल्ड उसे पकड़ने के लिए ए रैंक का शिकारी भेज सकता है। नहीं, अगर मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा तो मैं सचमुच मर जाऊंगा, इवान ने सोचा और इस विचार को हटा दिया। दूसरी चीज जो वह कर सकता है वह है सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल होना। उसके पास अभी भी इसाक का निमंत्रण है। अगर वह सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल होता है तो उसे अच्छा समर्थन मिलेगा और लोगों को उसके साथ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर वह किसी गिल्ड में शामिल होता है तो उस पर कई प्रतिबंध होंगे। मैं वास्तव में वर्तमान में किसी गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहता, इवान ने सोचा और आह भरी। अपने सभी विकल्पों के बारे में सोचने के बाद केवल एक ही चीज़ बची थी। मैं सी रैंक पर आगे बढ़ने के बाद जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन लगता है अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, इवान ने चलते हुए सोचा। मैं तुरंत एक्वाविले के लिए निकल जाऊंगा। एक्वाविले उस जगह का नाम है जहां वह सी रैंक पर आगे बढ़ने के बाद जाने के बारे में सोच रहा था, ताकि अपने भक्षक कौशल की समस्या को हल कर सके। वह कालकोठरी जिसमें उसे प्लांट टाइप मॉन्स्टर मिलेगा जिसके पास ऊर्जा अवशोषण कौशल है, वहीं स्थित है। इवान अकादमी से बाहर आया और गहरी सांस ली। चलो देखते हैं कि कोई बदमाश तो नहीं है जो मुझ पर नजर रख रहा है, इवान ने सोचा और वह अकादमी से दूर जाने लगा। इवान अपने चेहरे पर सामान्य भाव के साथ अकादमी से बाहर चला गया, लेकिन उसकी इंद्रियां वास्तव में हाई अलर्ट पर थीं। वह यह महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि कोई उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं। वह अपने आसपास ध्यान देते हुए टैक्सी स्टेशन की ओर चलता रहा। 2 मिनट चलने के बाद इवान टैक्सी स्टेशन पर पहुंचा। इस दौरान उसने महसूस किया कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसने उनमें से किसी भी तरह के मैना का पता नहीं लगाया, जिसका मतलब है कि वे सामान्य लोग हैं, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वे दोनों केवल किसी को ये बताने के लिए जिम्मेदार थे कि वह अकादमी छोड़ चुका है। हालांकि इवान ने उन्हें महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर वह उन्हें हरा भी देता तो भी उसे कुछ नहीं मिलता, और वह अपना समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। चूंकि उसने एक्वाविले के लिए निकलने का फैसला किया था, इसलिए वह देरी नहीं करेगा और अभी निकल जाएगा। टैक्सी में बैठने के बाद इवान ने ड्राइवर से कहा, कृपया एयरपोर्ट पर चलें। ये सही है, वह हवाई जहाज से एक्वाविले जाएगा। अगर वह एक्वाविले जाता है जैसे वह ओक्लिमा शहर गया था तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 15 दिन लगेंगे। इसके अलावा अगर वह जमीन के रास्ते वहां जाता है तो उसे कई राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। अगर वह वहां सुरक्षित पहुंचना चाहता है तो उसे कुछ शिकारी किराए पर लेने होंगे, और ओक्लिमा शहर के रास्ते से अलग एक्वाविले का रास्ता ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर वह सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचना चाहता है तो उसे कम से कम एक भी जोड़ रैंक शिकारी को काम पर रखना होगा। लेकिन अगर वह हवाई जहाज का इस्तेमाल करता है तो उसे किसी को काम पर रखने की जरूरत नहीं होगी, साथ ही वह वहां सिर्फ 1 दिन में पहुंच सकता है। ये हवाई जहाज भी सामान्य नहीं है, इन्हें खास सामग्रियों से बनाया गया है जो A+ रैंक के राक्षस के कुछ हमलों को भी देख सकते हैं। हवाई जहाज में एक खास अवरोध भी है जो S रैंक के राक्षसों के कुछ हमलों को भी देख सकता है। साथ ही हवाई जहाज में एक हमलावर प्रणाली भी है जो A+ रैंक के राक्षसों से निपट सकती है। बेशक चूंकि वे ऐसी सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हवाई जहाज के टिकट की कीमत सस्ती नहीं है। एक्वाविले जाने के लिए एक टिकट की कीमत 3 बी रैंक कोर है। ये सही है कि क्रेडिट नहीं बल्कि कोर। भले ही यह बहुत अधिक था, इवान के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे एक्वाविले जाना ही था ताकि वह अपने भक्षक कौशल को उपयोगी बना सके। और अगर इवान लाभों पर विचार करता है तो कीमत काफ़ी उचित थी। वह जमीन पर यात्रा करने में कई दिन बर्बाद करने के बजाय सिर्फ 1 दिन में वहां पहुंच सकता है। उसे राक्षसों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी।
साथ ही विमान को उड़ने के लिए कोर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमले के लिए भी कोर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज के अधिकांश कार्य कोर पर निर्भर करते हैं। इसलिए उनकी राय में यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वे कीमत के लिए कोर चार्ज करेंगे। क्योंकि टिकट की कीमत बी रैंक कोर थी, इवान को आश्वासन दिया गया था कि वे बेवकूफ़ उसका पीछा नहीं करेंगे। उन्हें नहीं लगता कि वे 3 बी रैंक कोर का भुगतान करेंगे और ओलिविया को खुश करने के लिए एक्वाविले तक उसका पीछा करेंगे। एक्वाविले पहुंचने के बाद उसे नहीं लगता कि लोग उसे निशाना बनाएंगे। एक्वाविले शहर पहुंचने के बाद मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इवान ने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए आह भरी और कहा। चूंकि उसे टिकट खरीदने के लिए 3 बी रैंक कोर का भुगतान करना होगा, इसलिए उसे सी रैंक तक पहुंचने में और भी ज्यादा समय लगेगा। एक्वाविले शहर पहुंचने के बाद उसे पहले कुछ कोर इकट्ठा करने होंगे, उसके बाद ही वह अपने डंगोन एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और बी रैंक डंगोन को साफ कर सकता है। सी रैंक तक पहुंचे बिना वह बी रैंक राक्षसों से नहीं लड़ सकता। ये सब उस कुतिया की वजह से है, मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगा, इवान ने उन लेखों को याद करते हुए अपने मुंह को हिलाते हुए सोचा। 2 घंटे बाद वह एस्ट्रेट सिटी के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। टैक्सी का बिल चुकाने के बाद इवान हवाई अड्डे के अंदर चला गया। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसका मुंह जोर जोर से हिलने लगा। वह एक बात पूरी तरह से भूल गया। क्या होगा अगर आज एक्वाविले शहर के लिए कोई उड़ान नहीं है? इवान इस दुनिया की उड़ानों से पूरी तरह अपरिचित था। उसे ये भी नहीं पता था कि एक्वाविले सिटी के लिए उड़ानें दैनिक आधार पर जाती हैं, साप्ताहिक आधार पर या मासिक आधार पर। अरे, मुझे यहाँ आने से पहले इंटरनेट पर जांच कर लेनी चाहिए थी, इवान ने सोचा और अपना फ़ोन निकाल लिया। जांच करने के बाद इवान आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। अच्छी खबर यह थी कि एक्वाविले सिटी के लिए प्रतिदिन एक उड़ान जाती है। चूंकि किराया बहुत अधिक है, इसलिए बहुत से लोग हवाई जहाज का उपयोग नहीं करते और लोगों के लिए एक उड़ान ही पर्याप्त थी। लेकिन बुरी खबर यह थी कि आज की उड़ान सुबह ही निकल चुकी थी। अगली उड़ान कल सुबह होगी। अच्छा, ये सबसे खराब स्थिति से बेहतर है, इवान ने सोचा और फिर भी हवाई अड्डे के अंदर चला गया। अगर उड़ानें साप्ताहिक आधार पर या मासिक आधार पर एक्वाविले जाती हैं तो इवान को यह भी नहीं पता था कि वह क्या करेगा। इवान 10 मिनट बाद हवाई अड्डे से बाहर आया, लेकिन उसका दिल खून से लथपथ था। हालांकि उसे पता था कि यह उचित था, फिर भी वह ये सोचकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसने अभी अभी 3 बी रैंक कोर खर्च किए हैं। उसने एक टिकट एक्वाविले सिटी के लिए बुक किया। चूंकि इवान के पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए उसने एक बार फिर टैक्सी ली और अकादमी में वापस आ गया। वापस आते समय इवान वास्तव में कुछ लोगों से मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे निराशा हुई। कोई भी उसके लिए परेशानी खड़ी करने नहीं आया। 3 बी रैंक कोर खोने के बाद वह वास्तव में कुछ लोगों को हराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अकादमी में वापस आने के बाद इवान ने कुछ नहीं किया और अपने कमरे में वापस चला गया। चलो देखते हैं कि क्या मैं इंटरनेट पर एक्वाविले के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी पा सकता हूं, इवान ने सोचा और एक्वाविले शहर के बारे में देखना शुरू कर दिया। इस बीच अकादमी के एक कमरे में लियोन, जो अपना मिशन पूरा करने में विफल रहा था, उदास भाव से बिस्तर पर लेटा हुआ था। रिंग रिंग। अचानक लियोन का फोन बज उठा और जब उसने देखा कि कौन कॉल कर रहा है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। लियोन ने पीले चेहरे के साथ फोन की ओर देखा। उसे डर था कि अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वह एक बार फिर मिशन पूरा करने में विफल रहा। हालांकि उसे डार्क गिल्ड की शक्ति का पूरा दायरा नहीं पता था, लेकिन इस दौरान उसने जो कुछ देखा उससे उसे पता था कि अगर वे उसे मारना चाहते हैं तो यह मुर्गे को मारने जितना आसान होगा। वैलेरी अभी भी ठीक थी क्योंकि वे उसे मारना नहीं चाहते थे। अगर वे उसे मारना चाहते तो उसे यकीन था कि वह बहुत पहले ही मर चुकी होगी। उसे अभी भी वह भयावह दृश्य याद है जो उसने पिछली बार डार्क गिल्ड में जाने पर देखा था। उसने पहले तो कॉल को अनदेखा करने के बारे में सोचा, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी खुद की कब्र खोदने जैसा काम होगा। एक पल के बाद उसने हिम्मत जुटाई और कॉल उठाया। हाँ हेलो, लियोन ने हकलाती आवाज़ में कहा। तो तुम अभी भी जीवित हो? फ़ोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी महिला की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर लियोन पसीने से तरबतर हो गया और कुछ नहीं बोला। उनके बीच एक पल की खामोशी छा गई। ठीक उसी समय जब लियोन टूटने की कगार पर था, महिला ने एक बार फिर कहा, मुझे उस आदमी के बारे में और बताओ जिसने पहला स्थान प्राप्त किया। माफ़ी मांगने के लिए तैयार लियोन महिला द्वारा पूछे गए सवाल को सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से कहा, वह आदमी सिर्फ एक बेवकूफ़ और बदमाश है। बकवास बंद करो, मैं उसके बारे में तुम्हारी राय नहीं जानना चाहता। बस मुझे बताओ कि परीक्षा के दौरान जब तुम उससे मिले तो क्या हुआ? लियोन के बोलने से पहले ही महिला ने ठंडी आवाज़ में उससे कहा। लियोन ने उसे सुनने के बाद अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए एक पल के लिए रुक गया। एक पल के बाद उसने बिना कुछ छिपाए जल्दी से उसे सब कुछ बता दिया। उसने उसे बताया कि कैसे इवान ने एक बी रैंक राक्षस को सफलतापूर्वक मार डाला जबकि वह उससे लड़ रहा था।
उसने उसे ये भी बताया कि कैसे वह 3B रैंक शिकारियों का सामना करने के बावजूद बच निकला। अगर मुझे अनुमान लगाना है कि वह C जोड़ रैंक के शिकारी से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन B रैंक के शिकारी से कमज़ोर है, लियोन ने परीक्षा में जो देखा उसे बताने के बाद अंत में कहा। लियोन द्वारा परीक्षा देना बंद करने के बाद महिला ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। दिलचस्प है, एक D जोड़ रैंक का शिकारी जिसकी ताकत C जोड़ रैंक के शिकारी से ज़्यादा है और उसके पास कई अजीबोगरीब कौशल हैं, महिला ने एक पल के बाद कहा। हमारे पास उसके बारे में जो विवरण है उसके अनुसार उसका शरीर भी अनोखा है और ऐसा लगता है कि उसका शरीर भी आइस रीपर के शरीर के बराबर है, अगर उससे ज़्यादा नहीं है। चूंकि मैं फिलहाल उस वैलेरी को नहीं पकड़ सकती, इसलिए मैं उसके साथ अपनी किस्मत आजमा सकती हूँ, लियोन की बात सुनने के बाद महिला ने सोचा। कहानी गिनने के बाद लियोन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वह अभी भी इस बात से घबराया हुआ था कि वह सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल नहीं हो पाएगा। वैसे तुम फिर से अपने मिशन में असफल हो गए। लियोन जैसे ही सोच रहा था कि उसने गोली को चकमा दिया, उसने एक बार फिर महिला की ठंडी आवाज़ सुनी और उसका शरीर अकड़ गया। मैं अंडरस्को। लियोन के पास शब्द नहीं थे, वह नहीं जानता कि क्या कहे। उसे वास्तव में ऐसा लगा कि वह एक शापित बच्चा है जिसे अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई मिशन पूरा न कर पाने का शाप है। उसे अभी भी नहीं पता कि इसाक ने उसे सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया। उसकी राय में उसने परीक्षा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उसके अंक इवान और वैलेरी की तुलना में कम थे, फिर भी वह तीसरे स्थान पर था। उसे नहीं पता कि इसाक ने उसके बजाय एमी और अन्य को क्यों आमंत्रित किया। अगर वे व्यक्तिगत ताकत के बारे में विचार करते हैं तो वह केवल वैलेरी से कमज़ोर था। अब इस लड़के पर नज़र रखो इवान। अगर तुम इस बार असफल हो गए तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा। जब लियोन ने कुछ समय तक कुछ नहीं कहा तो महिला ने एक बार फिर बात की। हाँ, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, लियोन ने राहत की सांस लेते हुए जल्दी से कहा। आखिरकार कॉल खत्म हो गई और लियोन कमज़ोर होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था क्योंकि बात करते समय उसे तनाव महसूस हो रहा था। कुछ देर बिस्तर पर बैठने के बाद लियोन ने एक बार फिर अपना फ़ोन उठाया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक हरा बिंदु और एक नक्शा दिखाई दिया। तो वह अभी भी अकादमी में है, लियोन ने हरा बिंदु देखकर बुदबुदाया। हरा बिंदु स्पष्ट रूप से इवान का स्थान था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह आदमी ऐसे फ़ोन का उपयोग कर रहा है जिसे इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है, लियोन ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ कहा। लियोन ने जांच की कि क्या वह पहले अकादमी से बाहर गया था और जब उसने देखा कि इवान पहले हवाई अड्डे पर गया था तो वह दंग रह गया। ये भिखारी हवाई अड्डे पर क्यों गया? लियोन ने इवान को पहले हवाई अड्डे पर जाते देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उसकी नज़र में एक व्यक्ति जो एक्सपायर हो चुके फ़ोन का उपयोग कर रहा है, वह संभवतः हवाई अड्डे पर नहीं जा सकता। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर इवान के टेक्स्ट संदेशों की जांच की। अपने एक्सपायर हो चुके फ़ोन की वजह से लियोन के लिए यह बहुत आसान था। जैसे ही उसने अपने टेक्स्ट संदेश खोले, उसने देखा कि इवान को आखिरी संदेश कल मिला था और यह वास्तव में फ़्लाइट बुकिंग के बारे में एक संदेश था। जब उसने संदेश खोला और उसे पढ़ा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इवान ने टिकट बुक करने के लिए 3B रैंक कोर खर्च किए। यहाँ तक कि उसे भी 10 बार सोचना पड़ेगा अगर वह 3B रैंक कोर खर्च करना चाहता है। और एक आदमी जो एक्सपायर हो चुके फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, उसने वास्तव में 3B रैंक कोर खर्च कर दिए। लेकिन वह जल्द ही अपने होश में आ गया और संदेशों के अन्य विवरणों पर ध्यान दिया। वह कल एक्वाविले के लिए रवाना हो रहा है, लियोन ने संदेश पढ़ने के बाद सोचा। संदेश पढ़ने के बाद लियोन को ठंडे पसीने आ गए। अगर यह आदमी मेरी जानकारी के बिना यहाँ से भाग गया होता तो मैं निश्चित रूप से इस मिशन में विफल होने के कारण मर जाता, लियोन ने राहत की सांस लेते हुए सोचा। उसका मिशन इवान पर नज़र रखना था, लेकिन अगर वह उसकी जानकारी के बिना यहाँ से भाग गया होता तो लियोन को यकीन था कि इस बार वह निश्चित रूप से मर जाता। ये देखने के बाद कि इवान कल जा रहा है, लियोन ने इंतजार नहीं किया और उस नंबर पर वापस कॉल किया जिससे उससे पहले कॉल आया था।